नमस्ते। इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर मैं आपके साथ अजय कुमार झा। इंडिया पॉलिटिक्स टू। इंडिया पॉलिटिक्स टू इसलिए कि इंडिया पॉलिटिक्स वन मेरा एक शॉर्ट चैनल है। लाइटर वेन में वहाँ बातें होती हैं, थोड़े समय में बातें की जाती हैं, आप उसे भी देखें, अच्छा लगेगा। और आज जिस बात पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है तो पॉलिटिक्स का ही, इलेक्शन से ही रिलेटेड ऑब्वियसली, चूँकि इंडिया की पॉलिटिक्स की बात ही तो हम करते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा इसे थोड़ा एक स्टेट के कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करें। ओवरऑल नेशनल पर्सपेक्टिव में तो हम लोग देखते ही रहे हैं। एनडीए खेमा कैसे चल रहा है, इंडी खेमा या आईएनडीआई खेमा, अलग अलग नाम से लोग उसे कहते हैं, कि वहाँ कैसे चल रहा है। अलग अलग समय पर इस पर मैं बातें करता रहा हूँ, आपसे शेयर भी करता रहा हूँ, आपके भी विचार आते मिलते रहे हैं। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा राज्यवार भी कभी कभी विचार कर लेना चाहिए। तो आज की बारी, आज मैं प्रारंभ भी करता हूँ तेलंगाना से। तेलंगाना से प्रारंभ करना इसलिए मुझे आवश्यक लग रहा है कि इधर प्रधानमंत्री जी इन सब राज्यों में खूब विजिट कर रहे हैं। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र। तो ये जो सब राज्य हैं, इस पर अचानक प्रधानमंत्री जी, लोगों को लग रहा होगा कि अचानक उनका ध्यान गया, परंतु ये उनके लॉन्ग टर्म प्लान के अंतर्गत ही हो रहा है, वो जा रहे हैं। तो चलिए इन राज्यों की भी स्थिति देखते हैं। तो तेलंगाना से शुरू करते हैं। तेलंगाना में अभी तो वैसे कांग्रेस की सत्ता है, रेवंत रेड्डी जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं और यंग हैं। यंग हैं तो इसलिए कि 54 के हैं, तो 54 तो राजनीति में यंग ही माना जाता है ना। अभी तो और भी ज़्यादा उम्र वाले लोग भी यंग ही रहे हैं, तो ये तो और भी कम है 54। तो और काफ़ी डायनामिक हैं और काफ़ी वेल कल्चर्ड हैं। अभी अभी जब प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे तो आश्चर्यजनक तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत जो किया, जो हालिया समय में हम लोगों ने देखा है कि विरोधी खेमे के जो मुख्यमंत्री होते हैं, ज़्यादातर तो खैर उनको प्रोटोकॉल के तहत जरूर मिलने आते हैं, कुछ लोगों का एक्सेप्शंस तो हम लोग छोड़ ही दें। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से कटे फटे हाल में रहते हैं प्रधानमंत्री के साथ, वो स्थिति इनकी नहीं थी। ये बड़े इज्जत के साथ इन्होंने उनका स्वागत भी किया और बड़े भाई के नाम कह के उन्हें संबोधित भी किया। थोड़ा आश्चर्य तो लोगों को लगेगा, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा है और उन्हें भी आश्चर्य नहीं लगेगा जिन्हें इस बात की जानकारी है कि उनका जो बैकग्राउंड है वो एबीवीपी का है। वो कहीं ना कहीं से उस कड़ी से जुड़े हुए हैं जिस कड़ी से भाजपा भी जुड़ी है, माने जुड़े हुए थे। बाद में तो उन्होंने पार्टी बदला, वो टीडीपी में गए और नायडू साहब के साथ अब भी आए, और वहाँ के बाद अब वो कांग्रेस में आ गए। कई बार विधायिका में रहे हैं, अलग अलग लेवल पर रहे हैं। तो अब जब उन्होंने बड़ा भाई कहा था तो काफ़ी लोग बड़े आश्चर्यचकित थे और बड़ी ही शालीनता के साथ उनका स्वागत भी किया था। वो अभी मान रहे हैं और उन्होंने कहा ही था कि राज्य को अगर प्रधानमंत्री के साथ तो निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा संबंध रखना चाहिए। वैसे भी प्रधानमंत्री तो बड़े भाई ही हैं। चलिए अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि तेलंगाना में अभी की स्थिति क्या है। तेलंगाना को बने हुए तो करीब करीब 10 साल हो ही गए। 14 में ही यह बना था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। शायद वो 1 जून था जब इसका फॉर्मेशन हुआ 2014 का। प्रधानमंत्री जी तब तक मोदी जी आ चुके थे, लेकिन उसके पहले की जो वैधानिक प्रक्रियाएं हैं वह पूरी हो चुकी थी। कांग्रेस के समय में यह सब हो चुका था। और इन 10 सालों में हमें पता है, आपको भी पता है कि केसीआर साहब एक छत्र उन्होंने शासन किया। करीब करीब 10 साल तो पूरे पूरे आप कह ही सकते हैं। 2-4 महीने, 1-2 महीने या जो भी कुछ कम रहे हैं वो माना जा सकता है। और उसके बाद, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस राज्य का गठन तो कांग्रेस के बैकअप से हुआ, कांग्रेस ने किया। ऑब्वियसली दूसरी का भी समर्थन था, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आई नहीं। और
कांग्रेस सत्ता में नहीं आई और केसीआर आए, मतलब के चंद्रशेखर राव जी आए। तो के चंद्रशेखर राव जी आए, इसमें किसी को आश्चर्य इसलिए नहीं लगा कि उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी तेलंगाना राज्य का गठन करने के लिए, और उस लंबी लड़ाई में वो कई बार यूनियन गवर्नमेंट में भी आते जाते रहे। और जब बातें आगे बढ़ने लगी तो उन्होंने एक लंबी यात्रा तय की, विरोध प्रदर्शन हुए, उनके साथ साथ सब कुछ हुआ, और अल्टीमेटली यह सरकार बनी। और सरकार बनी तो जब इलेक्शन हुए तो तब तक तो राज्य का गठन की स्थिति हो ही गई थी। विधानसभा का जो चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव में उधर वाला हिस्सा, तेलंगाना वाला हिस्सा में ज़्यादातर सीटें केसीआर साहब को आईं। और उसके बाद पूरी तरह से जब विधायिका बनी तो फिर उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद का भी भार ग्रहण किया, और तब से वो चल रहे थे। अब इसको हम देखते हैं, ये तो बैकग्राउंडर है, इसको तो मैंने यूं ही बताया है एक रेफरेंस के कंटेक्स्ट में। लेकिन आज की तारीख में स्थिति क्या है? वैसे देखिए, 17 सीटें हैं तेलंगाना से, लोकसभा के लिए 17 सीटें हैं। और यहाँ की स्थिति क्या है? 17 सीट में अगर हम 2019 की स्थिति को देखते हैं तो 19 में बीआरएस को 9 सीटें मिली थी, बीआरएस को 9 सीटें, भाजपा को, बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 3 और एआईएमआईएम को 1। अच्छा, और वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो बीआरएस को 9 सीटों के लिए 41% वोट मिले, सबसे ज़्यादा मिले तो बीआरएस को, 2019 की बात मैं कर रहा हूँ। और बीजेपी को 19% वोट मिले उस इलाके में, लोकसभा इलेक्शन के कंटेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस को 29% से कुछ ज़्यादा, 29 और 30 के बीच में। और एआईएमआई जो है उसका 2 पॉइंट समथिंग, मतलब आप 3 ही मान लीजिए, चलिए वो भी है। अच्छा, और अगर इसे 14 से तुलना करके देखें तो 14 में बीआरएस को, जो वहाँ रूल कर रही थी, मतलब एक्चुअली उस समय तो रूलिंग स्टेज में वो आई नहीं थी, तब तक तो चुनाव हो चुके थे। लेकिन जो सीट का परसेंटेज जो हुआ उसमें 34.9, मतलब करीब 35% के वोट बीआरएस को मिला। और भाजपा, और उस बिना पर इसे 9 सीटें मिली। ठीक है, उसी तरह से अगर हम भाजपा की देखते हैं तो भाजपा को 10.5% वोट शेयर मिली थी। 10.5% कब? 2014 की बात मैं कर रहा हूँ। और 2019 में आते आते इनका परसेंटेज 19.5% के आसपास हो गया। और 19.5% पर इन्हें कितना मिला? 4 सीट। ये कहाँ से उठे? 1 सीट से उठ करके ये 4 सीट पर आए। ठीक है, कांग्रेस को करीब 25%, मतलब 24 पॉइंट समथिंग, 5-6 या जो भी 7 या तो उतने आप मान लीजिए सीट मिले। और उसके मतलब इतने परसेंटेज शेयर ऑफ वोट परसेंटेज था जो इनको मिला, और उसके बदले में इनको 2 सीटें मिली। वोट परसेंटेज बढ़ा 2019 में, बढ़ करके करीब 29.5% आया। लेकिन उसके बाद उसका फ़ायदा उनको ये हुआ कि 1 सीट और बढ़ गई, 3 सीट। और जहाँ तक एएमआईएम का सवाल है, वो तो 14 में उसे ज़्यादा मिला था, सीट 1 ही मिला था। 19 में उससे कम मिला, 3% के आसपास, और सीट भी यहाँ भी इनका 1 ही रहा। तो ओवरऑल स्थिति ये है। तो कहने का ये अर्थ है कि जो ट्रेंड है ये भाजपा के लिए फास्ट, काफ़ी तेज़ी से उभरता हुआ वहाँ दिख रहा है भाजपा के लिए। और बीआरएस का भी वैसे बढ़ता हुआ है ट्रेंड, लेकिन उसी अनुपात में अगर आप बाय लाज देख लीजिए कि भाजपा को का भी ग्राफ बढ़ रहा है। और माना जाता है कि उधर कर्नाटक के बाद तो भाजपा का कोई फुटप्रिंट ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो और अब लड़ाई इस बार की हो रही है। अब इस बार क्या होना है, इसको लेकर के काफ़ी घोर मतन, जो भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी उसमें चल रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीआरएस से काफ़ी लोग अब भाजपा में आ रहे हैं, और कांग्रेस में भी जा रहे हैं, लेकिन भाजपा में आ रहे हैं ज़्यादा लोग।
एक तरह से एक आप कह सकते हैं कि फ्लड गेट खुल गया है भाजपा में जाने को। और राज्यों में भी हम देख रहे हैं यही स्थिति है, तेलंगाना में भी यही स्थिति है। तेलंगाना जहाँ इसकी सरकार अभी तक नहीं बनी है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। लोग कहते हैं ना कि वहाँ फुटप्रिंट नहीं है, तो फुटप्रिंट देखिए कैसे वहाँ इनका बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स बीआरएस का भी बढ़ा है, कांग्रेस का भी बढ़ा है, लेकिन भाजपा का भी बढ़ा है। एक बात ये, लेकिन और एक जो दूसरी समस्या है जो हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो टिकट्स मिल रहे हैं इन लोगों को, जो दिए जा रहे हैं तेलंगाना में भाजपा की ओर से, उसमें भी काफ़ी उठापटक मच रहा है। कई लोग थोड़ा रुष्ट होकर के वो छोड़ भी रहे हैं पार्टी, लेकिन वही स्थिति दूसरे पार्टियों के साथ भी हो रही है। कुछ लोग उधर से आ रहे हैं रुष्ट होकर के, कहीं मान लीजिए टिकट नहीं मिला, कहीं कुछ हुआ, इन सब स्थिति से ये कॉमन गेम चल रहा है। और टारगेट का जहाँ तक सवाल है, ऑब्वियसली बीजेपी का टारगेट तो 400 पार का है। तो 400 पार का टारगेट है एनडीए को ध्यान में रखकर, और बीजेपी के खुद के लिए 370 का है। अब अभी तक तो पिछली बार तो इन्हें वहाँ से 4 ही सीटें मिली थी, और 4 सीट में अब इनको कम से कम 17 सीटें हैं, तो मिनिमम इनको 12-13 तो चाहिए ही चाहिए। उससे कम में तो काम नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो सोना में सुहागा। और कांग्रेस है कि मानती नहीं, वो भी पूरा दबाव में है कि नहीं, ऐसा होने नहीं देंगे, ये तो हम करेंगे। और रेवंत रेड्डी साहब तो आ ही गए हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो उसका तो कुछ प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो अब यही ओवरऑल स्थिति है। तो मुझे लगता है कि दिलचस्प होने वाला है। और बीआरएस का जहाँ तक सवाल है, काफ़ी परेशानी में ये लोग पड़े हुए हैं। केसीआर साहब, पता ही है कि ईडी का दबाव वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बीआरएस की स्थिति थोड़ी ज़्यादा परेशानी वाली है। लेकिन अब कांग्रेस और भाजपा दोनों में मुख्य फाइट मुझे लग रहा है कि होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बीआरएस बिल्कुल खाली हाथ जाएगा, तो उसे भी तो मिलेगा ही, खाली हाथ तो उसे भी जाना नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, 17 में कितना सीट 4 से आगे बढ़ा करके भाजपा ले जा सकती है, और फिर या कांग्रेस क्या कर पाती है, इस पर सबों की नज़र टिकी हुई है, हमारी भी, आपकी भी, और औरों को भी। अब आप अपना विचार रखिए। मैंने आज तेलंगाना के बारे में अपनी बात को रखा। मैं अब किसी अगले दिन जल्द ही किसी दूसरे राज्य के बारे में बात करूंगा। संभवतः मैं तमिलनाडु की बात करूंगा। चलिए तमिलनाडु पर ही आ जाते हैं, चूँकि वहाँ शोर बहुत ज़्यादा है, और शोर इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो चुनाव वहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग फेज़ में जाने की ओर उन्मुक्त तरीके से बढ़ रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो, शेयर भी कर लीजिए, और बेल बटन पर भी हिट कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।